हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेथॉन। मैं हूं अनाय और मैं आपकी फिजिक्स में मदद करूंगा। फिजिक्स से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी जिज्ञासा हो, आपके कोई भी डाउट्स हो, उसे क्लियर करने में मैं आपकी मदद करूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। हम देखेंगे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का पर्पस क्या है, वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना सफ़र। फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ नेचर और नेचुरल साइंस। सो 19th सेंचुरी, लाइक अर्ली 19th सेंचुरी तक फिजिक्स को नेचुरल साइंस या साइंस ऑफ नेचर कहा जाता था। ग्रीक रेफरेंस के हिसाब से साइंस ऑफ नेचर उस साइंस को बोला जाता है जिससे हम नेचुरल ऑकरेंस या जो भी चीज़ें प्रकृति या ब्रह्मांड में होती है उसको हम मेजर कर सके, वैसे साइंस को फिजिक्स कहा जाता था। फिजिक्स इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ मैटर। तो मैटर मतलब पदार्थ। तो पदार्थ कैसे मूव करता है, उसका मोशन, उसका बिहेवियर स्पेस और टाइम में कैसे होता है, और उस उससे रिलेटेड जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, जो फोर्स होती है, उसके स्टडी को भी फिजिक्स बोलते हैं। आप सब जानते होंगे कि फिजिक्स एक फंडामेंटल साइंस है, लाइक बेसिक साइंस है। फिजिक्स अपने प्योरेस्ट फॉर्म, नियर प्योरेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि फिजिक्स ये एक ऐसा साइंस है जो मैथमेटिक्स के मदद से डिराइव्ड है। फिजिक्स के जो भी तथ्य हैं, फिजिक्स के जो भी डेरिवेशंस है, उससे हम मैथमेटिक्स के मदद से डिराइव कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स मैथमेटिक्स से डिराइव है, वैसे ही हमारे और दो बेसिक साइंसेस है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केमिस्ट्री भी फिजिक्स से ही डिराइव्ड है। फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, बहुत सारे केमिस्ट्री के पार्ट्स होते हैं जो फिजिक्स से डायरेक्ट रेफरेंस लेते हैं। बायोलॉजी चूंकि केमिस्ट्री से रेफरेंस लेता है, सो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फिजिक्स से रिलेटेड हो गया। तो हम देख सकते हैं कि फिजिक्स कितना महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम देख लेते हैं उसका गोल क्या है, फिजिक्स का मकसद क्या है। सो फिजिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव्स। सो इसका क्या मतलब है, ये दुनिया, ब्रह्मांड, हमारी दिनचर्या, ये कैसे चल रहा होता है, फिजिक्स ये समझने में हमारी मदद करता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। हम हर दिन ऑब्जर्व करते हैं कि सूरज ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। तो इसके पीछे भी फिजिक्स है। चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, इसके पीछे भी फिजिक्स है। एक अ, बर्फ का टुकड़ा पिघल रहा है, हम एक कटोरी में पानी गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म हो रहा है, फिर वो भाप बन जा रहा है। इस इन सब चीजों के पीछे भी फिजिक्स है। ब्रह्मांड में इतने करोड़ अरब तारे हैं, उन तारों का अरेंजमेंट, उन तारों का आपस में मिलना जुलना, आपस में टकराना या आपस में इंटरडिपेंडेंटली रहना, इन सब के पीछे भी फिजिक्स ही है। तो दूसरा वो क्या करता है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड रिजॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक हाउ, व्हाई, व्हेन एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस। ये जो बेसिक सवाल हैं जो हमें बचपन से आते हैं, हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं एज किड्स, एंड उन्हीं चीज़ों को जब हम अपने करिकुलम में पढ़ते हैं, जब साइंस में पढ़ते हैं, जब वो फैक्ट्स को जानते हैं, आजमाते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्लैरिफाई होते हैं और फिजिक्स हमें इन क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करने में मदद करता है। हम एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। सपोज एक आइस क्यूब है आपके हाथ में। अब आप सोचेंगे ये आइस क्यूब बना कैसे, ये जम कैसे गया। फिर आप सोचेंगे कि क्यों ये आइस क्यूब जमा, लाइक इसका टेम्परेचर इतना कम क्यों है, और कितना समय लगा इसको जमने में, दैट इज व्हेन। आप अगर एक आइस क्यूब के ट्रे में पानी रखेंगे और वो आइस क्यूब को आप जमने के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे, तो कितना समय लगेगा उस आइस क्यूब को जमने के लिए, वो सवाल हो गया आपका व्हेन। अब हम अगर अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस लें, तो किन परिस्थितियों में कैसा सिचुएशन होना चाहिए, कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, पानी को आपको कितने देर तक छोड़ देना है,
कि वो आइस क्यूब बन जाए, हो जाता है आपका अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। तो ऐसे बहुत से बेसिक सवाल हैं, जैसे जो हमारे दिमाग में आते हैं, इन्हें फिजिक्स क्लैरिफाई करता है। सो अब हम नेक्स्ट चले जाते हैं इट्स इम्पोर्टेंस में। सो फिजिक्स इम्पोर्टेंट क्यों है? बेसिकली एज ए सब्जेक्ट तो वो इम्पोर्टेंट है ही, बट उसके अलावा भी वो इम्पोर्टेंट क्यों है? सो एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ, टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज। सो इसका क्या मतलब हुआ? फिजिक्स हमारे दिनचर्या में, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, दिनचर्या में वो एप्लीकेबल है ही। आप हर एक लेवल में देख सकते हैं, हर एक मिनिमल टू मिनिमल चीज, जैसे हमारे हर सेल्स ऑफ द बॉडी जो कि एटम से बने हुए हैं, पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड जो कि एटम से बने हुए हैं, तो इतना मैक्रोस्कोपिक लेवल और इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल में भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। हमारे हम अभी जो बैठे हुए हैं या खड़े हैं या चल रहे हैं, उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है। हमारे कमरे में अगर पंखा चल रहा है, उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है। अगर हम साइकिल में चढ़ के स्कूल जाते हैं, उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है। अगर हम एक ग्लास में पानी रखे हुए हैं और वो पानी लिक्विड स्टेट में है किसी एक सर्टेन टाइम में, तो उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है। सो इन आवर डेली लाइफ हम देखते हैं कि फिजिक्स हमें बहुत ही मददगार साबित होता है हमारे लिए, और हमारे दिनचर्या में जो भी एक्टिविटीज होते हैं उसमें फिजिक्स रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हम सब वाकिफ हैं ही उससे। आज के दिन में टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, इसका श्रेय बहुत हद तक फिजिक्स को जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जो रॉकेट्स हैं, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, जो इन्वेंशंस है, उसमें फिजिक्स का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। सो टेक्नोलॉजी भी हो गया, फिर साइंटिफिक डिस्कवरीज। जब ये सब प्रश्न आते हैं हाउ, व्हाई, व्हेन, तो साइंटिस्ट जो होते हैं, जो फिजिसिस्ट होते हैं, वो डिस्कवरीज करते हैं, वो इन्वेंशंस करते हैं। उन इन्वेंशंस के वजह से हम एज ए ह्यूमन काइंड आगे बढ़ते हैं, और हमें सहायता मिलती है फर्दर टू अडाप्ट एंड टू ग्रो फर्दर एंड टू बी द बेटर वर्जन्स ऑफ आवर सेल्फ। सो इसलिए फिजिक्स इम्पॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं वो और भी क्यों इम्पॉर्टेंट है। इट एक्सटेंड सपोर्ट टू डिफरेंट डिसिप्लिन्स। सो द वेरियस डिसिप्लिन्स कैन बी एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। तो और भी बहुत सारे साइंसेस है, जैसे अर्थ रिलेटेड साइंस, दैट इज जियोफिजिक्स, एंड देन एग्रीकल्चर, देन different chemical engineering, then different biological aspects, then cosmology। तो इन सब साइंसेस में भी फिजिक्स का बड़ा योगदान है। अब जैसे कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिसमें फिजिक्स फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है, जैसे कंप्यूटर टोमोग्राफी हो गया आपका, अल्ट्रासोनिक इमेजिंग हो गया, लेजर सर्जरी हो गया। सो इवन इन बायोलॉजी these things are applicable and the importance of physics can be seen। चलिए आगे बढ़ते हुए हम ये देख लेते हैं कि वाई स्टडी फिजिक्स, हमें फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। हाँ, ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि फिजिक्स हमारा एक सब्जेक्ट होता है और मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, बट हमें डर के भागना नहीं चाहिए फिजिक्स से। थोड़ा रुक के, थोड़ा समझ के, थोड़ा बेसिक्स को क्लियर करके अगर हम आगे बढ़ेंगे और फिजिक्स पढ़ेंगे, तो फिजिक्स बड़ा ही मज़ेदार है। एक्चुअली फिजिक्स, जो फिजिसिस्ट होते हैं या जिनको फिजिक्स पसंद है, एक रिसर्च के मुताबिक वो लोग एनालिटिक्स और रीजनिंग में बहुत ही अच्छे होते हैं। जिनको फिजिक्स के फैक्ट्स, फिगर्स, उनके डेरिवेशन यूजिंग मैथमेटिक्स करना पसंद है, या फिर जिनको फिजिक्स में इच्छा है, जो आग्रह के साथ फिजिक्स पढ़ते हैं, उनका इंटेलेक्ट हायर होता है रादर दैन जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। ये ऑब्जर्व किया गया है, ये देखा गया है। सो वाई स्टडी फिजिक्स का पहला पॉइंट है हमारा, इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल नॉलेज अबाउट हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस। सो हमने जो भी वेरियस एग्जांपल्स लिए हैं, उन एग्जांपल्स में आप ये देख सकेंगे कि वो बेसिक ज्ञान, वो बेसिक नॉलेज आपको प्राप्त होगा अगर आप सोचेंगे, अगर आप उन फैक्ट्स को पढ़ेंगे, अगर आप उन तथ्यों को फॉलो करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया कैसे चलती है और फिजिक्स का इसमें कितना योगदान है। और एक पॉइंट है जो हमने ऐड करा है कि ये
एक्साइटिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। अगर आप फिजिक्स को अपना पढ़ाई का जरिया बनाएंगे, ऑफ कोर्स सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स को अपना पढ़ाई का जरिया नहीं बनाना चाहते अपने फ्यूचर एजुकेशन के लिए या फिर अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए, बट जो भी फिजिक्स को आप हायर लेवल तक परस्यू करना चाहेंगे या फिजिक्स को अपने हायर लेवल तक पढ़ना चाहेंगे, वो बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज का फायदा या लुत्फ उठा सकते हैं, जैसे कि वो फिजिसिस्ट बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, वो स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हैं, वो रिसर्च में जा सकते हैं, वो इंजीनियर्स बन सकते हैं, वो टेक्निकल साइंटिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है अगर आप फिजिक्स के माध्यम से अपना करियर को ग्रो करना चाहेंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का महत्व क्या है हमारे जीवन में, दिनचर्या में, और फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या है। ये कुछ ब्रॉड ब्रांचेस हैं जिन्होंने हमने जिसको एक जगह एकत्रित किया है। इसके बारे में हम फ्यूचर के वीडियोस में और डिटेल्स में कवर करेंगे, बट इनफैक्ट अभी हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो ये ब्रॉड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है वो क्या है, और जस्ट उनका डेफिनेशन देखते हैं। द फर्स्ट ब्रांच इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज अ फिजिक्स which is concerned with motion of objects. Not only motion, but if the object is at rest, then also mechanics is involved. Mechanics के तीन divisions होते हैं basically broadly. That is statics, kinematics and kinetics. Statics का मतलब क्या हो गया? Statics deals with forces acting on a body which is at rest. जब एक body रेस्ट में है तब कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसमें, उसे हम स्टैटिक्स बोलते हैं। और काइनेमेटिक्स क्या हो गया फिर? काइनेमेटिक्स हो गया आपका, इट डिस्क्राइब्स, लाइक काइनेमेटिक्स डिस्क्राइब्स द पॉसिबल मोशंस ऑफ अ बॉडी और ए सिस्टम ऑफ बॉडीज। लाइक कैसे वो बॉडी मूव कर सकता है या कैसे एक ग्रुप ऑफ बॉडीज मूव कर सकती है टुगेदर और इन एसोसिएशन, ये काइनेमेटिक्स बताता है हमें। और काइनेटिक्स क्या हो गया? काइनेटिक्स is also linked to kinematics, so it explains or predicts the motion that will occur in a given situation, at a given circumstance or under different situations. Whichever type of motion will occur, so kinetics वो बताता है हमें। That is about mechanics. अब हीट क्या होता है? हीट होता है एक सेंसेशन। हीट को हम मेजर तो नहीं कर सकते, बट वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हमें पता चलता है। व्हाट इज हीट? हीट इज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन थर्मोडाइनमिक सिस्टम टू अनदर। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, or from a cold body to a hot body. Whenever there is a transfer of energy, that phenomenon is known as heat. The difference of temperature between these two bodies which we are talking about will like be because of the difference of temperature. Heat is a form of energy and temperature is a measure of energy. ये हमें याद रखना चाहिए कि heat को हम measure नहीं कर सकते directly, but with the help of temperature we can measure heat. ठीक है, फिर अब हम move करते हैं light पे। What is light? Light is electromagnetic radiation. It is also a form of energy, and light doesn't necessarily need a medium to travel, because हमें पता है कि through vacuum भी light travel कर सकता है, और the speed of light is the highest that we know of, वो सबसे highest होता है। और उसका कोई भी वेवलेंथ हो सकता है। लाइट का एक प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी वेवलेंथ का हो सकता है, और इसी प्रॉपर्टी के जरिए हम आइदर वो लाइट को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। मतलब इट इज विजिबल टू ह्यूमन आई और इट इज नॉट विजिबल टू ह्यूमन आई। वो डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम विच वी आर टॉकिंग अबाउट। ऑल्सो लाइट में भिन्न भिन्न तरह के प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन। वो सब हम डिटेल्स में कवर करेंगे बाद के वीडियोस में। ठीक है, अब फर्दर मूविंग ऑन टू साउंड। अब साउंड क्या है? साउंड इज द प्रोपोगेशन ऑफ वाइब्रेशंस।
or a propagation of a wave. So anything that can be propagated, any vibration that can be propagated through a medium is like can be felt as sound to the human ears. So sound needs solid, liquid or gaseous medium to travel. uh, Sound is received by the human ears and the perception is done by the human brain. सो साउंड के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, जैसे वेवलेंथ होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वेलोसिटी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो इन सब टर्म्स को हम कवर करेंगे बाद में इन डिटेल्स। अब मूविंग ऑन टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और is the property which a electron has. Either it can be stationary or either it can be moving. So static electricity, uh, it equals to the amount of electricity contained by electrons and protons, while current electricity is on account of flow of electric charge across a electric field. So इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बहुत क्लोजली मतलब रिलेटेड होते हैं, सो वो फिनोमेनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। फर्दर अगर हम मैग्नेटिज्म में मूव करते हैं, जो कि और एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ये ये एक फिनोमेना है लाइक विच इज कॉज्ड बाय मैग्नेट्स। मैग्नेट्स, चुंबक, हमें सब पता है। चुंबक का प्रॉपर्टी होता है आइदर वो किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ आकर्षित करता है या किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर ढकेलता है। सो वो ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। सो इसके भी विभिन्न तरह के प्रॉपर्टीज है, जैसे फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म। सो ये सब प्रॉपर्टी भी हम देखेंगे फ्यूचर में। तो मैग्नेटिज्म कॉज होता है हमारा मोशन ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। जो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसका मोशन की वजह से ही मैग्नेटिज्म इन क्वेश्चन आता है। सो हम लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स को देखेंगे, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सो ये बहुत सिमिलर है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट के साथ, जहाँ पे हम एटम्स का अरेंजमेंट देखते हैं, एटम के अंदर क्या होता है देखते हैं, एटम के कंस्टिट्यूएंट्स देखते हैं, उसके बाद एटम्स का क्या इम्पोर्टेंस है देखते हैं हम। फिर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर जो भी मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो ये एक डाइवर्स लाइक स्पेक्ट्रम है, ये एक बहुत ब्रॉड कैटेगराइजेशन है जिसके मतलब न्यू पे पूरा फिजिक्स खड़ा है। सो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सो चलिए मूव ऑन कर लेते हैं। अब ये जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स थे, इनको समझने, पढ़ने और जानने के लिए हमें फिजिक्स का एक बहुत ही प्रिलिमिनरी कैटेगरी है जो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, उसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सो उस फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स को समझने के लिए हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं। चलिए उन पॉइंट्स को देखते हैं। तो उसके पहले हम देख लेंगे, हम जब फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स की बात करते हैं उसके पहले और एक चीज आता है एस्टिमेशन। और ये एस्टिमेशन को अगर हम समझें तो फिर हमें समझ में आएगा कि एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्यों होना चाहिए और यूनिट ऑफ मेजरमेंट का क्या महत्व है। सो एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगाना, किसी भी माप का, किसी भी वैल्यू का अनुमान लगाना। तो इट्स जस्ट एन एजुकेटेड गेस। तो एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आप जब स्कूल जाते हैं तो आइदर आपका बैग भारी होता है या हल्का होता है। कि किन्हीं दिनों में आपका बैग में बहुत सारे बुक होते हैं तो वो बैग भारी लगता है, बट एग्जाम के दौरान जब आप कम बुक्स या कम स्टेशनरी लेके जाते हैं अपने स्कूल तो बैग हल्का होता है। तो ये भारी हल्का ये आपको कैसे पता चलता है? ये आपको अनुमान लगा के पता चलता है। आप हर दिन अपना बैग को कैरी करते हैं तो उस बैग का जो भार होता है वो आपका बॉडी समझ जाता है, और दिन दिन प्रतिदिन जब आप वो बैग को लेके जाते हैं स्कूल तो आपको वो आइदर भारी या हल्का है आपको पता चल जाता है। तो ये हो गया अनुमान लगाना। और एक उदाहरण देना चाहूंगा। आपको किसी क्वेश्चन का जवाब देने में एग्जाम में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, ये आपको पता होता है। आप इसका अनुमान कैसे लगाते हैं? आइदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता होता है
या आप उस क्वेश्चन का आंसर को आधा जानते हैं और आधा आपको कोशिश करना पड़ेगा, या आप उस क्वेश्चन का आंसर को नहीं जानते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप उस क्वेश्चन का आंसर को दे पाएंगे, या 2 मिनट में दे पाएंगे या 5 मिनट में दे पाएंगे। तो वो एक अनुमान हुआ। तो इस एस्टिमेशन का और भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट डजंट गिव अस एक्यूरेट रिजल्ट्स। सो वो एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जब भी आप अनुमान लगाते हैं वो आपके अंदाज के ऊपर होता है, वो आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने अपने सेंस से, अपने फीलिंग से या अपने दिमाग से सजेशंस लेके अनुमान लगाते हैं। सो ये एस्टिमेशन डजंट गिव अस एक्यूरेट रिजल्ट्स। सो जैसे कि हमें पता है फिजिक्स में बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स एप्लीकेबल होता है। और इन केस हम अगर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो अगर हम 100 बार भी एस्टिमेट कर ले तो हमें जो एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए हमारे साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए या फिर हमारे फिजिक्स के डेरिवेशन के लिए, वो आएगा नहीं। सो द रिजल्ट विल नेवर बी एक्यूरेट। सो एक कहावत है, लाइक करेक्ट मेजरमेंट इज वर्थ 100 एस्टिमेशन। सो 100 बार भी आप अगर एस्टिमेट कर लिया और आपका आंसर 2.5 आना था, वो आएगा नहीं। और अब अगर आप मेजरमेंट के पाथ से जाएंगे तो वो आंसर शायद पहले या दूसरे बार में भी 2.5 आ जाएगा। सो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेशन एंड एक्यूरेटली मेजरिंग अ क्वांटिटी। सो फर्दर हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, लाइक व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। सो क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट हम क्या समझते हैं? हम उसको लिख पाएंगे, लाइक एज ए क्वांटिटी हम उसको एक वैल्यू, एक कोई सर्टन नंबर दे पाएंगे कि ये है उसका मेजरमेंट। और इस मेजरमेंट को लेके हम अगर आगे बढ़ेंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास परफेक्टली अवेलेबल या अनअवेलेबल होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अगर आप एक शॉप में जाते हैं और आपको 1 kg चीनी खरीदना है, तो आप वो 1 kg बोलोगे शॉपकीपर को। आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे चीनी दे दीजिए, बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस, उसका कोई मतलब नहीं है। बट आप अगर उसको क्वांटिफाई कर रहे हो, आप अगर अपने विचारधारा को, अगर आपको 1 kg चाहिए या 500 ग्राम चाहिए या 2 kg चाहिए, आप अगर इसको क्वांटिफाई कर रहे हो तो वो एक मेजरेबल क्वांटिटी बन जाता है। और आप यूनिट्स, मतलब अभी वेट का यूनिट केजी है, तो आप केजी बोल रहे हो। सो फिजिकल क्वांटिटी इज physical quantity can be quantified by measurement. Also, let's see the second point, combination of a value and a unit. So physical quantity बना होता है हमारा एक value और एक unit के साथ। So हम नीचे बना हुआ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सपोज हमारा लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर हम बोलते हैं किसी एक टेबल का या फिर किसी एक प्लैंक का या लकड़ी का लेंथ अगर 10 मीटर्स है, तो जो 10 नंबर है दैट इज द मैग्नीट्यूड, that is the quantifiable number which we talked about. So 10 is the numerical magnitude and meter is the unit of measurement. So अगर हम सिर्फ 10 बोले, अगर आपको किसी ने पूछा कि ये लकड़ी का लेंथ क्या है, तो आप 10 बोले, तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा वो 10 इंचेस है या 10 फीट है या 10 मीटर है, एग्जैक्टली क्या है। तो जब तक आप एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ नहीं बोलते, तो उसका एक मीनिंगफुल, उस फिजिकल क्वांटिटी का एक मीनिंगफुल आउटकम नहीं आता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और और एक केस भी हो सकता है, अगर आपको किसी ने पूछा कि इस लकड़ी का लेंथ क्या है, तो आपने अगर सिर्फ यूनिट ऑफ मेजरमेंट बोला दैट इज मीटर, तो भी किसी को समझ में नहीं आता। आपको वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड बोलना पड़ेगा, दैट इज 10 फॉलोड बाय अ मीटर। और यही हमारा ऑर्डर होता है, कभी भी हम कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करें या कभी भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बताए या फिर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड बताए, तो उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड फॉलोड बाय यूनिट होता है। तो हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ बताना है, तो उसे हमें लिखना पड़ेगा 10 फॉलोड बाय स्मॉल m, दैट इज मीटर। तो इसको हम यूज कर सकते हैं इन आवर डे टू डे कैलकुलेशंस और इन आवर वर्क रिलेटेड टू फिजिक्स। तो वैसा ही दूसरा एग्जांपल अगर हम देख लें, जो एग्जांपल मैंने लिया मास का, जैसे 1 kg, 1 kg, 1 किलोग्राम। सो द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड बीइंग 1 and the unit of measurement being kilogram.
हम अगर दुकानदार को जाके बोलते हैं कि मुझे चीनी चाहिए, दुकानदार समझ नहीं पाएगा, इट्स नॉट क्वांटिफाइबल एंड इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल। तो इसलिए हमें बोलना पड़ेगा हमें 1 kg चीनी चाहिए। हम अगर एक बोलते हैं तो भी वो समझ नहीं पाता है, अगर हम सिर्फ केजी बोलते हैं तो भी वो समझ नहीं पाता है। सो ऐसा ही हम थर्ड एग्जाम्पल अपना देख लेंगे, 20 सेकेंड। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज 20 being the magnitude and the unit of measurement being second. सो एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, वो एग्जाम्पल देखते हैं। इन 3 सिनेरियोज में हम देखते हैं कि हम मेजरमेंट लाइक हाउ विल वी गो फॉर विद द मेजरमेंट, हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। सो हाइट ऑफ ए ट्री, सो एक ट्री का हाइट जो है, जो ऊंचाई या फिर लंबाई है, उसे हम कैसे नापेंगे। सो हाइट ऑफ ए ट्री, आप सब सोच के बताना कैसे, मतलब हाइट ऑफ द ट्री हम आइदर सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में, फुट में, किस में मापेंगे। तो आप अगर सोच रहे हैं कि हम हाइट ऑफ द ट्री मीटर में मापेंगे या फुट में मापेंगे, so that is the correct answer, because height of the tree usually is starting from a foot or more than a foot, and like वो meters में भी नापा जा सकता है। हाँ, हम सेंटीमीटर और मीटर, मिलीमीटर या मीटर में भी, मिलीमीटर में भी डिनोट कर सकते हैं हाइट ऑफ ए ट्री, बट वो एक ह्यूज नंबर होगा। सो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट से दूसरे यूनिट ऑफ मेजरमेंट में जा सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सर्टेन नंबर्स। तो तभी तभी हमें पता चलेगा कि एक अप्रोप्रिएट या एक्यूरेट नंबर लिखने के लिए, जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट के हाइट, लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ या कोई भी वॉल्यूम कुछ भी हो, तो उन सब चीज़ों को डिनोट करने के लिए एक जो परसेप्शन होता है, एक जो स्टैंडर्ड्स होता है जो साइंटिस्ट ने दिया है, उन स्टैंडर्ड्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव स्लाइड में वो हम देखेंगे। सो हाइट ऑफ ए ट्री हम मेजर करेंगे इन मीटर्स और फुट। सो यहाँ हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम कौन सा अप्रोप्रिएट टूल यूज करते हैं हाइट ऑफ ए ट्री मेजर करने के लिए। हम अपना स्कूल के ज्योमेट्रिक बॉक्स का 15 सेंटीमीटर का स्केल यूज नहीं कर सकते, बट हमें एक मीटर टेप यूज करना पड़ेगा, बिकॉज मीटर टेप में हमारा वो फुट या फिर मीटर का कन्वेंशन होता है जिसमें हम मेजर कर सकते हैं हाइट ऑफ ए ट्री। सो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे ये एग्जांपल। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं मास ऑफ एन एप्पल। सो मास ऑफ एन एप्पल हम कैसे मेजर करेंगे। सपोज हम, हमारे पास एक बैलेंस है, वेइंग बैलेंस है, उसमें हम मेजर करना चाहते हैं मास ऑफ एन एप्पल। सो आपके दिमाग में आएगा कि ये ग्राम में हो सकता है या किलोग्राम में हो सकता है। हाँ, ये किलोग्राम में भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, बट ग्राम में हम इसको मोर कंफर्टेबली डिनोट कर पाएंगे, वेट ऑफ एन एप्पल। सो अगर हमें कोई पूछे मास ऑफ एन एप्पल कैसे आप बता पाओगे, तो आप बोल सकते हो हाँ इसका वेट 100 ग्राम हो सकता है, आप अनुमान लगाओगे। फिर आपको किसी ने एक वेइंग बैलेंस दिया, तो आप उसमें एक्यूरेटली मेजर करके उस एप्पल को रख के उसका मेजरमेंट निकाल के किसी को आंसर दे सकते हो कि हाँ द मास ऑफ एन एप्पल इज सो एंड सो ग्राम्स, दैट इज 100 ग्राम्स, 150 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, जो भी आपका आंसर होगा। थर्ड एक्सरसाइज हम देखते हैं, टाइम टू रीच स्कूल। सो आप यहाँ पर भी हमारा कंसिडरेशन होगा कि आप सपोज अपने वॉच में या फिर अपने स्टॉप वॉच में आपके पास जो है उसमें आप मेजर कर रहे हो। सो यहाँ पर भी कुछ फैक्टर्स आ जाएंगी, जैसे आप अगर साइकिल से जाते हो तो टाइम कुछ अलग होगा, अगर आप पैदल जाते हो तो टाइम कुछ अलग होगा। सो ये सब मेजरमेंट के ही तरीके हैं और मेजरमेंट के ही डिफरेंट सिनेरियोज हैं। सो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज आ जाते हैं जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, जब हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जब हम लॉज ऑफ मोशन में जाएंगे, तो ये सब चीज़ें काम में आएंगी। तो टाइम टू रीच स्कूल, जैसे आपको अगर आप साइकिल से जाते हो तो 20 मिनट लगेगा, तो जो 20 हो गया वो हो गया आपका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और जो मिनट्स हो गया वो हो गया आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो अगर आप पैदल जाते हो तो मे बी आपको स्कूल पहुंचने में 30 मिनट या 40 मिनट लग सकते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो वॉकिंग हो गया। सो दीज आर द फैक्टर्स और दीज विल बी द डिटर्मिनेंट्स जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब हम इन सब सिचुएशंस को देखेंगे। सो यहाँ पे हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्यों है, और वाई एस्टिमेट्स
estimation will not give us the accurate results, and why physical quantity needs to be measured, or like why the unit of measurement is required. So let's move forward. सो अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? सो देर आर दिस 4 unit systems which is popularly known and which is known to the entire world. So first is CGS. CGS is nothing but centimeter gram second. So length का unit हो जाएगा centimeter. So why we are considering length, mass and time only? Because these are the fundamentals. तो लेंथ, मास और टाइम को लेकर हम बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स के तक पहुंच सकते हैं. सो लेंथ, मास और टाइम के कन्वेंशन से ही ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिटरमाइंड होती हैं. सो लेट्स सी सीजीएस सिस्टम. सीजीएस में लेंथ हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर से, मास हम मेजर करते हैं ग्राम से, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड. सो वैसा ही FPS हो गया, फुट पाउंड सेकंड. सो ये ब्रिटिश कन्वेंशन है. यहाँ पे हम लेंथ को फुट से डिनोट करते हैं, मास को पाउंड से डिनोट करते हैं, और टाइम को सेकंड से डिनोट करते हैं. और थर्ड यूनिट सिस्टम हमारा हो गया MKS सिस्टम, that is meter, kilogram and second. So this is also like another unit system which is known to us. And the fourth system is the most popular one, जो कि like conventionally सारे schools में, सारे syllabuses में या फिर internationally accepted है. और ये बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड है बेसिकली. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि स्टैंडर्ड कन्वेंशन होना चाहिए, बिकॉज एवरीवन शुड नो द स्टैंडर्ड कन्वेंशन. क्योंकि जब कोई चीज़ का स्टैंडर्ड लेंथ, मास या टाइम डिटरमाइन होना चाहिए, तो उसे किस यूनिट में डिटरमाइन करना चाहिए या फिर किस यूनिट में डिनोट करना चाहिए, किस यूनिट में कैलकुलेट होना चाहिए, वो ये जानने के लिए या फिर ये तय करने के लिए हम SI सिस्टम को फॉलो करते हैं. सो SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल. सो ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है. सो उसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल. सो अब हम देख लेंगे SI लाइक SI सिस्टम के बेस यूनिट्स क्या हैं, उनका यूनिट का नाम क्या होता है, और उनके यूनिट्स के सिंबल्स क्या होते हैं. सो द फर्स्ट वन इज लेंथ. सो लेंथ का लाइक लेंथ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, उसका नेम ऑफ यूनिट होता है मीटर और उसका सिंबल होता है स्मॉल m. देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मास, मास का यूनिट का नाम होता है किलोग्राम. सो दैट इज द स्टैंडर्ड विच वी फॉलो, और दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड बाय SI सिस्टम, that is kilogram, and the symbol is kg, small letter k and small letter g. टाइम का यूनिट का नाम होता है सेकेंड, एंड द सिंबल इज स्मॉल s. देन इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पेयर, इट्स सिंबल इज कैपिटल A. देन टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय केल्विन, और जिसका सिंबल होता है कैपिटल K. द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग मोल, जिसका सिंबल होता है MOL. एंड लुमिनस इंटेंसिटी का नेम ऑफ यूनिट होता है कैंडेला, एंड द सिंबल इज डिनोटेड बाय CD. सो दीज आर द बेस यूनिट्स. हमें ये यूनिट्स ध्यान में रखना चाहिए और जानना चाहिए, बिकॉज हम जब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इन सब के वैल्यूज और करस्पॉन्डिंग कन्वर्जन फैक्टर्स जानना बहुत ही ज़रूरी है. आपको अगर किसी नॉन कन्वेंशनल यूनिट कन्वर्जन में जाना है तो आप बेशक गूगल कर सकते हैं. जैसे अगर आपको किसी लेंथ को कैलकुलेट करना है, किसी लेंथ जो कि मीटर में दिया हुआ है, उसको अगर आपको फुट में कैलकुलेट करना है, तो आप बेशक गूगल में जा सकते हैं. बट स्टैंडर्ड जो भी यूनिट कन्वर्जन्स होते हैं या बेस यूनिट्स होते हैं, वो जानना मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आपके स्कूल के करिकुलम में या फिर आपके डे टू डे कैलकुलेशंस में या फिर आपके फिजिक्स के इक्वेशंस में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद हो. सो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे यूनिट कन्वर्जन के. पहला एग्जांपल है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स. सो अगर आपको किसी ने बोला कि मैंने आज 2000 मीटर वॉक किया, तो आप 1 सेकंड के लिए पॉज करोगे
और आप सोचोगे कि 2000 मीटर्स मतलब 1 किलोमीटर, आपको वो टाइम लगा, 1 सेकंड का टाइम लगा। क्योंकि जनरली कन्वेंशनली जब हम रास्ते की बात करते हैं, जब हम वॉकिंग का बात करते हैं, तो हम किलोमीटर्स में बात करते हैं, मीटर्स में बात नहीं करते। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये यूनिट ऑफ कन्वर्जन या फिर कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है या कौन से फैक्टर से डिवाइड किया जाता है, ये जो हम स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं या फिर जो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं उनके जान के रखना अच्छी बात है, जान के रखना फायदेमंद है। सो सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 2.204 पाउंड्स, like 1 that is denoted by 1 kg equals to 2.204 lbs. lbs is nothing but pounds. The denotion of pounds is done by lbs. So अगर आप केक खरीदने के लिए जाते हैं और आपको किसी ने बोलता है, आपको किसी ने बोला है 2 पाउंड का केक ले आना, और अगर आपको पता नहीं 2 पाउंड का कन्वर्जन क्या है केजी के इक्विवेलेंट, और आप भूल गए और आपने जाके बोल दिया 2 केजी का केक लेना, ले लिया आपने, 2 केजी का केक ले लिया, तो फिर क्या हो गया वहां पे, लाइक ऑलमोस्ट एक 4.5 पाउंड का केक आ गया आपके पास। सो ये कन्वर्जन 1 केजी इक्वल्स टू 2.204 एलबीएस जानना जरूरी है। So 1 day equals to 86400 seconds. That is 1 day में होते हैं 24 hours equals to 86400 seconds. That is ये conversion कैसे हो जाता है आपका, 1 day में 24 hours होते हैं और each hour has 60 minutes, और 60 minutes में 60 मिनट्स के हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सो उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो वो 86400 सेकंड्स होता है। सो alternatively speaking 86400 seconds form 1 day, or 86400 seconds are like included within 24 hours. हमारा फोर्थ एग्जाम्पल हो जाता है 0 केल्विन इक्वल्स टू -273.15 डिग्री सेल्सियस, और 0 कैपिटल के इक्वल्स टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का डिनोशन हम ऐसे करते हैं। सो इसके लिए एक डेरिवेशन भी है, जब हम थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर देख रहे होंगे, जब हम हीट को कवर करेंगे, तब इसका एक डेरिवेशन भी होता है, हाउ दिस रिजल्ट हैज़ बीन लाइक फाउंड। सो वो हम बाद में देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो हमने आज के टॉपिक में क्या क्या कवर करा, हमने फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करा। अब हमने देखा कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ें, फिजिक्स का पर्पस क्या है, फिजिक्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर हमने देखा कि फिजिक्स के क्या ब्रांचेस हैं, लाइक व्हाट आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फिजिक्स, जो कि मैकेनिक्स, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। फिर हमने देखा एस्टिमेशन क्या होता है। फिर हमने देखा कि मेजरमेंट क्या होता है, व्हाई इज मेजरमेंट रिक्वायर्ड, व्हाट आर यूनिट्स, एंड फिर फाइनली हमने देखा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखने के बाद यही आज का हमारा लेसन ख़त्म होता है। सो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स एवरीवन, टेक केयर, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।